Hello students, Namaste. Our chapter 6 chemical reactions and catalyst is going on in this chapter. Today's our topic is chemical reactions और chemical reactions में आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था और आपको ये भी बताया था कि जिस तरह से हम डेफिनेशन लिखते हैं रिएक्शन की, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसका एग्जाम्पल नोट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो रिएक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो नोट करते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा नाम भी लिख देता हूं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, रिप्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? रिप्लेसमेंट मीन्स होता है रिमूव कर देना। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। अगर आप किसी सब्सटेंस को उसके सर्टेन प्लेस से रिमूव कर देते हो तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर से कोई एक सब्सटेंस को हटा देना, उसकी जगह पर किसी दूसरे को लगा देना, वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट। तो इसके लिए हम देखो डेफिनेशन नोट करते हैं। दोज रिएक्शन in which more reactive substance displaced less reactive substance from its salt solution is called displacement reaction। ध्यान से चेक कर लो, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है ना। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को आपको यहाँ पर ध्यान दिला रहा हूँ कि जैसे देखो, कोई एक कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल किया था? ध्यान हो तो बताओ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या फिल किया था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल किया था, ठीक है ना। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर। तो जब तक इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू है तब तक हमको पता है कि इसके अंदर क्या फिल है? कॉपर सल्फेट। अब हम क्या करते हैं, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कुछ जिंक के पीस डाल देते हैं। इनको अंदर डाल दिया हमने, ठीक है ना। तो अब कंडीशन क्या बनती है स्टूडेंट्स? जैसे ही आप इनको डालते हो जिंक पीस को इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, जिंक के पीस डाल दिए इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन में ये जिंक पीस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये जो ब्लू कलर था ये डिसअपीयर होने लगता है।
धीरे धीरे जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो क्या होता है, डिसअपीयर होने लगता है। और यहाँ पर कंडीशन ये आ गई कि ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर है इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपीयर। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा है कि कॉपर सल्फेट का ये जो ब्लू कलर है ये डिसअपीयर क्यों हो गया। ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। आपने इसके अंदर क्या मिलाया था, जिंक के टुकड़े मिलाए थे, ठीक है ना। तो देखो रिएक्शन चेक करते हैं। जिंक को डाला किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या हुई, जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव मेटल है, कॉपर ये लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जिंक इस कॉपर को, ये इस कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन है, इस साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट का अगर फॉर्मेशन हो गया तो इसका कलर तो ब्लू नहीं हुआ है, इसका कलर ब्लू नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है ये किसका है, ZnSO4 का। इसलिए ब्लू कलर क्या हो गया है, डिसअपीयर हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नीचे भले लिख दूँ, Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम CuSO4 solution and ZnSO4 is formed. Hence, blue color of CuSO4 solution, चलो सीधे सीधे लिख दो, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिसअपीयर, ठीक है। समझ आ रही होगी बात। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक। लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर। इसलिए जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर जो ये मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डन ये जो मेटल्स होती हैं ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो देखो, मेटल्स के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़, और इस सीरीज़ के अकॉर्डन ही ये जो मेटल्स होती हैं इनकी रिएक्टिविटी का निर्धारण किया जाता है। ये सीरीज़ में देखो मेटल्स को प्लेस किया जाता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, पारा, कॉपर, सिल्वर, सोना, ये गोल्ड है। तो ये अगर इस तरफ नीचे को आ रही है तो यहाँ आप लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे नीचे को जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, और अगर ऊपर को जाएंगे नीचे थे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
अब देखो हाइड्रोजन थे जो ऊपर ऊपर की जो मेटल हैं, हाइड्रोजन थे ऊपर ऊपर की जो मेटल हैं, ये तो हैं, इनको बोला जाता है मोर रिएक्टिव मेटल एबव हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इनको बोला जाता है लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल बिलो हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे जो नीचे मेटल आएंगे ये तो रहे लेस रिएक्टिव, और हाइड्रोजन पे जो ऊपर आम है ये मेटल रहती है मोर रिएक्टिव। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और Pb लेड। अब देखो ये अधिक क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है। तो आप लोगों को जैसे अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको यहाँ पर नोट करनी है, जैसे आपके सामने आ गया कि ZnSO4 प्लस Ca इक्वल टू CaSO4 प्लस Zn, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखूँ मैं FeSO4 प्लस Cu इक्वल टू CuSO4 प्लस Fe। और एक रिएक्शन और लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ZnCO3 प्लस Mg इक्वल टू MgCO3 प्लस Zn। अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करना, और ये जो 3 रिएक्शन आपको मैंने नोट किए हैं, इनमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज पॉसिबल। इन तीनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये सेलेक्ट करना है आपको। समझ आ रही है बात। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज का। तो देखो यहाँ पर जिंक सल्फेट और कैल्शियम की रिएक्शन हो रही है, तो आपको सोचना है क्या कैल्शियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है, उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है क्या। और ये जिंक को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब कैल्शियम मोर रिएक्टिव होगा जिंक से, तभी तो कर पाएगा। तो इस सीरीज में देखो जिंक इस जगह पर है और कैल्शियम इस जगह पर है, तो ऊपर को जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, कैल्शियम। अब मोर रिएक्टिव है तो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है कैल्शियम, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, क्योंकि इसका रीजन लिख सकते हो, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। सही है। अब दूसरी देखो FeSO4 प्लस Cu इक्वल टू CuSO4 प्लस Fe, क्या ये पॉसिबल है? क्या कॉपर Fe को रिप्लेस कर सकता है? कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? देखो Fe को छांटिए, Fe ये रहा, और कॉपर कहाँ है? ये रहा। ये तो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, और Fe मोर रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव, ये कम ताकतवर है, ये अधिक ताकतवर है, तो ये Fe को कैसे हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब आपको समझ आ रही होगी क्यों ना है पॉसिबल। कॉपर लेस रिएक्टिव देन आयरन। थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं जिससे आपको ध्यान में रहे। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कॉपर लेस रिएक्टिव देन Fe। कॉपर कम रिएक्टिव होता है Fe की बजाय, इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस वाली रिएक्शन को देखिए,
जिंक कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करा गया है, तो क्या मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है? तो चेक करो, ऊपर को जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो जिंक मैग्नीशियम से नीचे है, तो मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? ज़्यादा है जिंक से। जब जिंक से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये मोर रिएक्टिव हो गया, ये लेस रिएक्टिव हो गया। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, ये कर दिया। तो ये रिएक्शन क्या है? पॉसिबल। पॉसिबल है कि ना है? क्यों पॉसिबल है? Mg इज मोर रिएक्टिव देन Zn। जिंक से अधिक रिएक्टिव है, समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमको ये बहुत ही ज़रूरी होता है जानना कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डन कौन सी मेटल तो मोर रिएक्टिव होती है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डन ही हम पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको 2 या 3 रिएक्शन दे दी जाती हैं और नीचे क्वेश्चन होता है कि विच रिएक्शन इज पॉसिबल एंड विच इज़ नॉट, राइट द रीजन। कौन सी रिएक्शन तो संभव है, कौन सी नहीं है, उसका कारण लिखिए। तो कारण लिखने के लिए आपको इस तरह से, ये तो कारण लिख गया इसका, पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी को आपको नोट कर ही देना है, और इस तरह से रीजन भी दे देना है आपको। समझ आ रही है बात? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, आप इसमें से ये 2 एग्जांपल और आप उस रिएक्शन के नीचे नोट कर सकते हो। ये भी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। नोट करो। नेक्स्ट है, देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आपने देखा था कि एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में कितनी बार डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 टाइम्स। डिस्प्लेसमेंट में तो 1 टाइम डिस्प्लेस होता है और इसमें 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होगा। 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2 और मोर हो सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं, दोज रिएक्शन in which atoms or groups of atoms or groups of atoms of both reactants are mutually displaced and new compounds are formed. New compounds are formed is called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन को ध्यान से देखो, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स।
जो रिएक्टेंट्स आपको दिए गए हैं उन रिएक्टेंट्स के एटम्स और ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं इसके लिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना। तो देखो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर फॉर्म होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो देखो म्यूचुअली चेंज किया है हमने यहाँ पर, ये इसका पॉजिटिव पार्ट और ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव पार्ट। और आप फार्मूला जब बनाते हो, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम फॉर्म करते हैं तो हमको पता है कि पॉजिटिव रेडिकल को पहले नोट करते हैं, नेगेटिव रेडिकल को बाद में नोट करते हैं। और यहाँ पर म्यूचुअली चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका पॉजिटिव तो इसके नेगेटिव के साथ नोट किया है, देख लो चेक करके, और इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ नोट किया है, ये भी चेक करके देख लो आप लोग। दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनका म्यूचुअली चेंज किया है, और म्यूचुअली चेंज करने के बाद हमने दो न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया है। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वहाँ पर तो हाइड्रोक्साइड एक था, यहाँ पर ये इस तरह से कंपाउंड कैसे फॉर्म हो गए, 2 लग गया। तो यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान करना पड़ेगा कि कॉपर की जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है, और सल्फेट की जो बैलेंसी होती है वो भी कैसी होती है, 2 होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखो, कॉपर +2 होता है, सल्फेट -2 होता है, और दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा तो ये दोनों कट जाएंगे, CuSO4 फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड बना रहे हो तो कॉपर और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे तो इनकी कंडीशन इस तरह से होगी, हाइड्रोक्साइड रेडिकल -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो कॉपर के साथ जब हाइड्रोक्साइड नोट करेंगे तो होल ट्वाइस में आ जाएगा ना 2। इसी तरह से जब सोडियम का और सल्फेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो इसकी +1 होती है, इसकी -2 होती है, तो ये -2 कहाँ चला जाएगा सोडियम के पास, तो Na2SO4 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये तो हम फार्मूला जब बनाते हैं तो हमको बैलेंसियों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और बैलेंसियाँ हमारे ध्यान में रहती हैं तो हमको प्रोडक्ट फॉर्म करते समय इस तरह से जो नंबर्स यहाँ पर नोट होते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखो चेक करो, कॉपर का 1 है, इधर कॉपर का 1 है, हाइड्रोक्साइड के 2 हैं, हाइड्रोक्साइड का 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब सोडियम के 2 हो गए, इधर सोडियम के भी 2 हो गए, ठीक है ना। सल्फेट का 1 है, बैलेंस हो चुका है। एक नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं हम पोटेशियम क्लोराइड की। तो चेक करके देखो क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, क्लियर कट बात है। तो AgCl + KNO3, यही तो फॉर्म होगा, चेक कर लो। सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट, सभी कंपाउंड्स के नेम है ये, ठीक है ना। और अगर हम इस तरह का एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो मैं आपको, बेरियम सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन करा दो एल्यूमिनियम कार्बोनेट की, ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट है। तो बताओ क्या बनेगा। बेरियम के साथ तो किसको ले जाना है, कार्बोनेट को, एल्युमिनियम के साथ किसको ले जाना है, सल्फेट को। तो बेरियम के साथ लाइए आप कार्बोनेट को, एल्युमिनियम के साथ लाइए आप सल्फेट को, ठीक है। हो गया म्यूचुअली चेंज, और म्यूचुअली चेंज से 2 न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आप इनको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो चेक करो, बेरियम का 1 इधर, बेरियम 1, कार्बोनेट के 1, और कार्बोनेट यहाँ पर क्या है, ये 3 आएगा बच्चों, होल थ्राइस। इधर कार्बोनेट के कितने हैं, 3, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। तो बेरियम भी कितना हो गया, 3, तो यहाँ से भी कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3। अब देखो सल्फेट के 3 हो गए, इधर सल्फेट के भी 3 हो गए, एल्युमिनियम के 2, एल्युमिनियम के 2। तो ये इक्वेशन आपकी कैसी होगी, बैलेंस हो चुकी है। ओके,
तो ये हो गए आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमको दोनों ही रिएक्शंस में चीज़ को ध्यान में रखना है कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस कर पाते हैं, चाहे इन दोनों में से कोई सी रिएक्शन हो। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है रिमूव। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग वर्ड क्या होता है, रिमूव, हटाना। जैसे अगर क्लास में आप बैठे हो तो आपकी जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाए और आपको हटाकर दूसरी जगह बैठा दिया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देता है तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर दो एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो रेक्टेंट्स के हैं और उन रेक्टेंट्स के ग्रुप्स ऑफ एटम्स में म्यूचुअली डिस्प्लेसमेंट होता है, म्यूचुअली एक्सचेंज होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, वही क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है और डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल्स का लिखना बहुत ही नेसेसरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं। तो आज आपने डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अदर रिएक्शन है जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।